अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्यूरेसी ऑफ बसियन के लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करना है। कल हमने एंड किया था यहाँ तक होल सिस्टमेटिक एरर्स। तो ये पर्सनल एरर्स तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आज हमने यहाँ स्टार्ट करना है। What effects do systematic errors have on analytical results? Systematic errors के जो इफेक्ट होते हैं एनालिटिकल रिजल्ट जो हमारे पास आउटकम आ रही होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, उनके अंदर इनके क्या इफेक्ट होते हैं सिस्टमेटिक एरर्स के। सिस्टमेटिक एरर्स दो तरह के होते हैं, या पहले पढ़ चुके हैं। ये या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। The magnitude of constant error does not depend on the size of quantity measured। और जो होता है ना कांस्टेंट एरर का मैग्नीट्यूड होता है, जो हम साइज मेजर कर रहे हैं, जो हम सैंपल का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, जो उसकी क्वांटिटी मेजर कर रहे होते हैं। कांस्टेंट एरर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता और ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। उसके बाद प्रोपोर्शनल एरर इंक्रीज और डिक्रीज प्रोपोर्शनल साइज। अगर जो प्रोपोर्शनल एरर होता है, अगर हम सैंपल का साइज इंक्रीज करते हैं तो जो प्रोपोर्शन एरर है ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम सैंपल का साइज डिक्रीज करते हैं तो जो हमारा प्रोपोर्शनल एरर होगा ये डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से मैंने जो प्रोपोर्शनल एरर्स होता है वो सैंपल के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सैंपल का साइज इंक्रीज होगा तो प्रोपोर्शनल एरर जो हमारा होगा वो इंक्रीज होगा, अगर वो डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। तो डिटेक्टिंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रूमेंटल एंड पर्सनल एरर्स है। मैंने आपको ये बात बताई थी, जो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं ये डिटेक्टिबल होते हैं और इनको अवॉइड भी किया जा सकता है। तो हम देखेंगे इनको डिटेक्ट किस तरह करना है। तो अब जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है, सबसे पहले हम इसको किस तरह डिटेक्ट करेंगे। सिस्टमेटिक इंस्ट्रूमेंट एरर्स आर यूजुअली करेक्टेड बाय पीरियोडिक कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट। द रिस्पांस ऑफ मोस्ट इंस्ट्रूमेंट चेंजेस विद द टाइम। सिस्टमेटिक जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं ये हमारे पास मतलब वक्फे वक्फे के बाद जो होता है हमारा इक्विपमेंट होता है, जो हमारा सामान होता है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी कैलिब्रेशन से जो होती है इनको ठीक किया जा सकता है, इनका करेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद क्योंकि वक्त के साथ जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका रेस्पॉन्स भी चेंज होता रहता है, तो इसकी वजह से इनको वक्त के साथ अगर कैलिब्रेट किया जाए, रखा जाए, बार बार कैलिब्रेट किया जाए तो इससे ये जो सिस्टमेटिक इंस्ट्रूमेंट एरर्स होते हैं उनको कम किया जा सकता है। Most personal errors can be minimized by cares and self discipline। जो पर्सनल एरर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बंदे की लापरवाही और तवज्जो ना होने की वजह से होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ केयर करने की वजह से और मतलब सारे इक्विपमेंट को अच्छी तरह प्रोसीजर को गौर से सुनने, गौर से इस्तेमाल करने की से ही ठीक किए जा सकते हैं। उसके बाद है डिटेक्टिंग सिस्टमेटिक मेथड एरर्स। ये सिस्टमेटिक थर्ड टाइप के एरर जो थे वो मेथड एरर थे। अब मेथड एरर को किस तरह डिटेक्ट या कम किया जा सकता है, तो ये है बायस एज एन एनालिटिकल मेथड इन पर्टिकुलर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड जस्ट फॉर अ सिस्टमेटिक एरर्स इन एनालिटिकल मेथड। अब जो मेथड होता है वो तो मतलब प्रोसीजर अगर 9 से 10 पॉइंट है तो हमें नहीं पता होगा कहाँ पर हमने मिस्टेक की है। तो ये जो मेथड एरर होगा इसको ना डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये बायोस है एनालिटिकल मेथड के अंदर इंपॉर्टेंट मेथड है, इसकी वजह से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए एक या एक से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा स्टेप्स भी हो सकते हैं, वो स्टेप्स यूज किए जाते हैं या मे बी जो मुकम्मल तौर पर प्रोसीजर होता है उसको दोबारा से अप्लाई किया जाता है, तब जाकर जो सिस्टमेटिक मेथड एरर होता है इसको डिटेक्ट किया जाता है। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना, तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम मेथड एरर को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। डिटेक्टिंग सिस्टमेटिक मेथड एरर्स, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम सिस्टमेटिक मेथड एरर जो है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। एनालाइजिंग स्टैंडर्ड सैंपल्स, एनालाइजिंग स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स, ये एसआरएम स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल, इज द बेस्ट वे टू एस्टिमेट द बायस ऑफ एन एनालिटिकल मेथड।
अब जो हमने मटेरियल्स लिए हैं स्टैंडर्ड के तौर पर, जो रेफरेंस मटेरियल लिए हैं, सबसे पहले तो हमने उनको एनालाइज करना है, उनके अंदर देखना है कि उनमें तो कोई गलती नहीं हुई, हमने स्टैंडर्ड गलत तो नहीं ले लिया, जो मटेरियल एज अ रेफरेंस के तौर पर हमने लिए थे कहीं वो तो गलत नहीं ले रही है। सबसे पहले उनको एनालाइज करना है, देखना है कि क्या वो सही है या गलत है। तो ये सबसे पहला प्रोसीजर है इसके अंदर। उसके बाद एस सारा मटेरियल कंटेन वन और मोर एनालाइज्ड एट वेल नोन और सर्टिफाइड कंसंट्रेशन लेवल्स है। तो जो हमारे एस सारा मटेरियल्स होते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं, एक या एक से ज्यादा एनालाइट कंटेन कर सकते हैं। तो हमने उन दोनों एनालाइट, एक से एक एनालाइट है तो एक को देखना है, अगर एक से ज्यादा एनालाइट है तो उसको देखना है कि उनके अंदर जो कंसंट्रेशन है क्या वही है जो हमें रिक्वायर्ड है या इससे कम या ज्यादा है, जो हमने गलती की उसको लेने के लिए। स्टैंडर्ड मटेरियल्स कैन समटाइम बी प्रिपेयर्ड बाय सिंथेसिस। बहुत बार इस तरह होता है जो स्टैंडर्ड मटेरियल्स होते हैं वो हमारे पास दस्तयाब नहीं होते अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, तो हमें मसलन 5% वेट ओवर वॉल्यूम का सोल्यूशन चाहिए, तो वो हमारे पास लैब में मौजूद नहीं है, तो हमें वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बहुत बार इस तरह होता है जो हमारे स्टैंडर्ड मटेरियल्स होते हैं उनको प्रिपेयर सिंथेसाइज यानी कि खुद से करना पड़ता है। तो हमने देखना है कि कहीं हमने उनको प्रिपेयर करने में कोई कंसंट्रेशन कम या ज्यादा तो नहीं, वहां पर तो हमने गलती नहीं की, तो इससे भी जो है इसको एनालाइज किया जा सकता है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल कैन बी परचेज फ्रॉम अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेज। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल होता है इनको मुख्तलिफ गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल सोर्सेज से भी खरीदा जा सकता है। तो अगर वेल एंड गुड वहां पर इजीली मतलब कोई अच्छी शॉप है वहां से मिल जाता है, तो ये भी हमें बहुत ज्यादा मतलब मदद फराहम करता है कि हमें बने बनाए मटेरियल्स मिल गए हैं। अगर हम जा रहे हैं तो हमें केयर करनी चाहिए, वहां से जो हम मटेरियल ले रहे हैं हमें दोबारा से जो है वो कंफर्म कर लेना चाहिए कि इनकी जो कंसंट्रेशन है वही है जो हमें चाहिए थी, या फिर अगर हम खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें खुद ज्यादा तवज्जो से प्रिपेयर करना चाहिए, उसको प्रोसीजर पर एक दो मरतबा दोबारा से देख लेना चाहिए कि हमने वाकई ठीक प्रिपेयर किया है। डिटेक्टिंग सिस्टमेटिक मेथड एरर्स। अब हमारे पास होता है एनालाइजिंग स्टैंडर्ड सैंपल, जो हमने सैंपल ले लिए हैं ये सेकंड हमारे पास प्रोसेस होगा, उसको किस तरह एनालाइज करना, उसके अंदर देखना है कि वाकया क्या हमारे पास जो हम सैंपल ले रहे हैं उसके अंदर तो कोई एरर नहीं आ रहा। द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर कंपोनेंट इन दिस मटेरियल हैज बीन डिटरमाइंड इन वन ऑफ थ्री वेज। अब जो सैंपल्स के अंदर एक या से ज्यादा मटेरियल है उनके तीन जो ये प्रोसेस है इसके जरिए एनालाइज किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है by analyzing with previously validated reference method। एक तो ये है जो सबसे पहले एनालाइज करना है, जो पहले कोई वैलिड रेफरेंस मेथड है उससे चेक करना है कि क्या वो मटेरियल के अंदर जो कंसंट्रेशन है या वो मटेरियल्स हैं जो सैंपल के अंदर वो ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है बाय एनालाइजिंग टू आर मोर इंडिपेंडेंट रिलायबल मेजरमेंट मेथड। इसके बाद हमने एक से ज्यादा जो मेथड्स हैं बड़े रिलायबल मेथड हैं उनसे चेक करना है कि वाकई जो हमने सैंपल्स लिया है वो ठीक है या गलत है। और लास्ट है बाय एनालाइजिंग बाय नेटवर्क ऑफ कोऑपरेटिंग लिबर्टी दैट आर टेक्निकली कॉम्पिटेंट एंड थ्रूली नॉलेज विद द मटेरियल बीइंग टेस्टेड। उसके बाद हमने लैब के अंदर चेक कर लेना है सिंपल प्रोसेस यूज करके के मटेरियल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट की कंसंट्रेशन और हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड थे। तो ये भी एक आसान प्रोसेस है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मतलब कोई ऐसा प्रीवियसली रेफरेंस मेथड, मसलन हमारे पास जो कंपोनेंट का हमने सैंपल लिया है हम देख लेना, मतलब ऐसे ही मतलब वो जो हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन चाहिए थे वो किस शेप में था, उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी और उसमें कौन कौन से मटेरियल थे, उसका कलर कौन कौन सा था। तो ये सिंपल मेथड है, मतलब एक रेफरेंस मेथड जो पहले से हमें बताया गया है उसको यूज करके हम पता कर लेंगे कि वाकई ये वही मटेरियल है। और सेकंड जो है मोर इंडिविजुअल मेजरमेंट मेथड, उसके बाद हमने उनकी मेजरमेंट कर लेनी है वही फलां फलां अगर ये सारे कंसंट्रेशन मिले तो इनका कौन सा कितनी मेजरमेंट कितना वेट बनता है। तो ये सेकंड मेथड होगा। इस तरह थर्ड मेथड होगा इनको लेबोरेटरीज के अंदर टेस्ट किया जा सकता है कि फलां जो कंपोनेंट है वो कौन सा कलर देगा, फलां कंपोनेंट कौन सा, अगर वो रिक्वायर्ड कलर और रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन और रिक्वायर्ड कंपोनेंट की जो हमें कंसंट्रेशन है वो एक्यूरेटली टेस्टिंग के दौरान वो वही रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर हमें यकीन हो जाएगा कि ये वही कंपोनेंट है। अगर कोई डिफरेंट दरमियान में कंसंट्रेशन शो हो जाती है तो फिर तो यकीनन उसके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद है।
डिटेक्टिंग सिस्टमेटिक मेथड एरर्स। तो ये डिफरेंट तरह के 3-4 कंपोनेंट ये यूज होते हैं सिस्टमेटिक मेथड एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स फ्रॉम NIST, फोटो कोर्टेसी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 मटेरियल हैं, यहाँ पर देखो वर्कफ्लो, सल्फर कोल और 1549 नॉन फास्ट मिल्क पाउडर। तो ये डिफरेंट मटेरियल हैं, डिफरेंट मेथड में यूज होते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज हैं या नहीं है पड़ी। Detecting systematic method errors using an independent analytical method, ये थर्ड स्टेप है जो हम सिस्टमेटिक मेथड एरर को डिटेक्ट करने में यूज कर रहे थे। If standard samples are not available, a second independent reliable analytical method can be used in parallel with the method being evaluated. Statistical tests must be used to determine whether any difference in the result of the random error is in the two method are due to bias in the method under study. अब ये जो यूजिंग इंडिपेंडेंट एनालिटिकल मेथड, अब जिस मेथड के जरिए हमने पहले जो एनालिसिस है वो कैरी आउट की है, उसके अंदर तो हमारे पास एरर आ रहा है, तो हमने उसका एक रिलायबल दूसरा मेथड अल्टरनेट मेथड यूज करना है, उसके जरिए हमने ये जो एनालिसिस है वो कैरी आउट करनी है सेम सैंपल की। हम जब देखेंगे कि उसके रिजल्ट, उस दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे कि कहाँ पर गलती आ रही है, उस मेथड के जरिए कौन सी गलती आ रही है, उसमें कौन सी गलती आ रही है। तो यहाँ पर भी हम मतलब रिलायबल एनालिटिकल दूसरा एक मेथड एनालिटिकल यूज करने से भी हम उनके अंदर जो एरर है वो मालूम कर सकते हैं कि किस वजह से आ रहा है। उसके बाद डिटेक्टिंग सिस्टमेटिक मेथड, इसके बाद परफॉर्मिंग ब्लैंक डिटर्मिनेशन। ब्लैंक डिटर्मिनेशन आर यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग सर्टेन टाइप ऑफ constant errors. In blank determination, blank steps or analysis are performed in the absence of a sample. The result from the blank are then applied as a correction to the sample measurement. Blank determination reveal errors and correct data. जिस तरह लफ्ज ब्लैंक से खुद ब खुद ज़ाहिर है, ब्लैंक डिटर्मिनेशन है, मतलब हमने सैंपल के बगैर जो हमारे पास जो बाकी प्रोसेस है एनालिसिस है वो कैरी आउट करनी है। सैंपल को यूज किए बगैर जो हमने एनालिसिस है वो सैंपल के बगैर हमने सारा जो प्रोसीजर है वो अगेन से यूज करना है। मतलब जिस तरह हमने पहले किसी मेथड के जरिए या किसी प्रोसीजर के जरिए वही एनालिसिस कैरी आउट किया, उसके अंदर फिर से एरर आ रहा है, जब एरर आ रहा है तो उसके बाद हमने उसके अंदर जो सैंपल है वो यूज नहीं करना। सैंपल यूज किए बगैर हमने ब्लैंक डिटर्मिनेशन मतलब ऐसे प्रोसीजर को यूज करना है और एनालिसिस कैरी आउट कर देनी है। जैसे ही हम एनालिसिस कैरी आउट कर देंगे और कहीं ना कहीं से वो इम्पोरिटीज आ रही होगी, कम से कम वो सैंपल के अंदर तो नहीं होगी ना। सैंपल तो सबसे पहले हमने सैंपल चेक कर लिया था कि हमारा सैंपल ठीक था, अब सैंपल के बाद हमने वो देखना कि हमारे प्रोसीजर के अंदर कहीं ना कहीं आ रही है गलती। तो जब हम ब्लैंक डिटर्मिनेशन कैरी करेंगे सैंपल को यूज किए बगैर, तो हमको फिर आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारे पास मेथड एरर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, डिटेक्टिंग सिस्टमेटिक मेथड एरर्स। तो ये एक लास्ट बट नॉट लीस्ट ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेरिंग द सैंपल साइज। कांस्टेंट एरर कन्फर्म डिटेक्टेड बाय वेरिंग द सैंपल। अब जो कांस्टेंट एरर होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सैंपल के साइज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करता, लेकिन वो जो होता है प्रोपोर्शनल है वो सैंपल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कांस्टेंट एरर को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम सैंपल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट एरर होता है उसका सैंपल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो इस वजह से अगर हम सैंपल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हमें फिर भी जो एरर होगा वो कहाँ आ रहा होगा हमें पता चल जाएगा। उसके बाद है सेकंड, यहाँ तक हमने पढ़ा है सिस्टमैटिक एरर्स। अब जो सेकंड टाइप थी वो थी इनडिटर्मिनेट और रैंडम एरर्स। इनडिटर्मिनेबल होते हैं, इनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, एक्सीडेंटल होते हैं, ये हादसा के तौर पर कहीं से भी आ सकते हैं। ये रैंडम एरर्स होते हैं। पेयर्स एज अ स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल होगा, appear as small difference on successive measurement, ये छोटे छोटे वक्त में आते हैं, एक मतलब मखसूस हद के बाद या सक्सेसिव मेजरमेंट जो हम ले रहे होते हैं कहीं से भी आ सकते हैं। रिप्रेजेंट एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी दैट अकर्स इन एनी मेजरमेंट, ये किसी भी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसको ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद इनकी वजह से
ये फॉलोइंग प्रोसीजर होते हैं: स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन्स, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस। ये इंडिटरमिनेट एरर्स की वजह से आती हैं। ये टर्म्स नेक्स्ट मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। Nature of random errors. All measurements contain random errors. Random or indeterminate errors occur whenever a measurement is made. Caused by many small but uncontrollable variation, the errors are accumulative. और जो बस random errors होता है तकरीबन हर measurement के अंदर आ जाते हैं। कोई भी जो एनालिसिस होती है 100% प्योर नहीं होती, उसके अंदर कोई ना कोई एरर आ रहा होता है। तो ये रैंडम एरर्स होते हैं तकरीबन हर मेजरमेंट के अंदर कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। ये अनकंट्रोलेबल होते हैं, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम देखें, हम एनालिसिस कैरी कर रहे हैं तो हम रूम टेम्परेचर के ऊपर कैरी कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर भी एक जगह मेंटेन नहीं रहता है। अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब ये नहीं होता कि हम सारा प्रोसीजर ठीक तरह यूज कर लें, सारे सैंपल ठीक तरह यूज कर लें, ग्लास वेयर भी हमारी ठीक हो, मे भी कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई गलती इंसान से हो जाती है। तो मेजरमेंट जो होती है वहां पर जो रैंडम एरर्स आ जाता है जो हमें पता नहीं होता, तो ये रैंडम तकरीबन हर मेजरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। What are the sources of random errors? Random errors के sources क्या हैं? तो इसके लिए हम imagine a situation in which just 4 small random errors combine to give a overall error. We assume that each error has an equal probability of occurring and that each can cause the final result to be high or low by fixed amount plus minus u. Table 3.1 shows all the possible ways the four errors can combine to get the indicated deviation from the mean value. इसमें हमने ना इमेजिन करना है, आप सोच लें कि 4 छोटे छोटे रैंडम एरर्स हैं, वो कंबाइन करके एक मतलब ओवरऑल एक बड़ा एरर काज कर रहे हैं। इसमें हमने खुद से अज्यूम कर लेना, खुद से सोच लेना है कि हर एरर की ना इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि उस मेजरमेंट में एक ही रेशियो के साथ हो रहा है और फाइनल रिजल्ट को एक ही रेशियो के साथ हाई कम या ज्यादा कर रहा है। तो इसके बाद ये डायग्राम है, यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं। रैंडम एरर्स फॉलोज अ गॉसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वी आर 95% certain that the true value falls within two infinite population if there is no systematic error. ये हम इस तरह याद कर सकते हैं, अगर हम 95% सर्टेन हैं, मतलब हमको यकीन है कोई एरर नहीं है, तो जो ट्रू वैल्यू होगी वो इनफिनाइट पॉपुलेशन के अंदर फॉल करेगी अगर कोई सिस्टमेटिक एरर ना हो, मतलब फिर भी उसके अंदर एरर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की समझ नहीं आ गई तो ये आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, ये नेक्स्ट मैं आपको फिर बता दूंगा। मेरे पास ये थोड़ा टॉपिक है बड़ा, तो इसको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। अभी तक आपको ये बता देते हैं गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है कि ये चले मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक मिनट ये थोड़ा क्लियर से डालेगा, ये यहाँ पर टाइम फिर ज्यादा हो जाएगा वीडियो। Treating random errors with statistics. The random or indeterminate errors in the result of an analysis can be evaluated by methods of statistics. जो हमारे पास random errors होते हैं इनको इवेलुएट, इनका पता जो होता है वो स्टेटिस्टिक को यूज करके किया जा सकता है। Early statistical analysis of the analytical data is based on the assumption that the random is follow a Gaussian or normal distribution. Treating random as with status. Sometimes analytical data departs seriously from the Gaussian behavior, but the normal distribution is the most common. We base this discussion entirely on normal distribution random errors. उसके बाद एक थर्ड टाइप का एरर है ग्रास एरर, जिसको हम आउटलायर कहते हैं। ये ओकेजनली डिफरेंट वैल्यू होती है रेप्लिकेट मेजर के अंदर जो बाकी सारे मेजरमेंट से डिफर कर रही होती है। मतलब ओवरऑल एक मसलन एक वैल्यू आ रही है 1 से लेकर 10 के दरमियान इनसे आ रहे हैं, तो वो एक एकदम से 78 आ जाता है उनके दरमियान। तो ये जो हमारे पास एरर होगा वो आउटलायर होगा। आउटलायर भी इस तरह का होता है कि मतलब एक सीक्वेंस के साथ कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके अंदर एक ऐसा रिजल्ट आ जाता है जो बाकी मेजरमेंट से मिल ही नहीं रहा होता, तो वो जो हमारा एरर होता है
इसको हम आउटलायर या ग्रास एरर कहते हैं। तो ये बिल्कुल डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट एरर से बिल्कुल डिफरेंट होता है और इसको रिकॉग्नाइज के लिए क्यू टेस्ट अप्लाई किया जाता है। Q test is used to determine if an outlier is due to a determinate error. If it is not, then it falls within the expected randomness and should be returned. जो Q test होता है वो रिकॉग्नाइज करता है कि हमारा जो एरर है वो डिटर्मिनेट एरर की वजह से है, वो डिटरमाइनेबल है। अगर ये नहीं है तो देन वो एक्सपेक्टेड है कि वो रैंडम एरर के अंदर ही फॉल कर रहा होगा। तो क्यू टेस्ट किस तरह होता है, ये हम क्यू कैलकुलेट अप्लाई करते हैं A/W। अब जो हमारे पास ए होता है ये डिफरेंस होता है बिटवीन आउटलायर और नियरेस्ट सर्टेन वैल्यू। जो हमारे पास बिल्कुल एक डिफरेंट वैल्यू आ रही होती है मेजरमेंट के अंदर, वो हमने ले लेनी है। उसमें से उसकी जो करीब करीब वैल्यू मतलब 1 से 10 तक इनसे आ रहे हैं, उसके बाद आ रही है 23, तो 23 बाकी सबसे डिफरेंस है। अब जो उसकी करीब करीब वैल्यू है वो 10 है, 23 में से हम 10 को कर देंगे माइनस, और W रेंज ऑफ रिजल्ट्स होती है। तो ये रेंज ऑफ रिजल्ट आपको सारे से निकालना है, मतलब 10 माइनस 1 करके, मतलब मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो रेंज निकल आएगी। उसको उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे पास क्यू वैल्यू निकल आएगी। अब जो हमारे पास ये क्यू कैलकुलेटर आउटलायर डिफरेंस है और रेंज है, अगर ये हमारे पास क्यू टेबल से ज्यादा है तो हम आउटलायर को रिजेक्ट कर देंगे और हम कंसीडर करेंगे कि इट इज ड्यू टू अ सिस्टमैटिक एरर। अगर हमारे पास ये क्यू कैलकुलेटेड हमारे पास कम आ रहा है इस क्यू टेबल से, तो ये जो होगा रैंडम एरर होगा। अब क्यू टेबल कौन सा होता है, तो ये हमारे पास क्यू टेबल है बड़ा। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, मतलब ये डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको दिया होगा। अब डिफरेंस है बिटवीन, अब हमने क्या मालूम करना है इसके अंदर, क्यू कैलकुलेटर मालूम करना है। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं ये 55.95, 56.00, 56.04, 56.08। अब यहाँ पर देखें तो ये सब के अंदर 5-5 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर एकदम से कितना डिफरेंस आया, ज्यादा। तो हमारे पास ये क्या है, आउटलायर है। तो इस आउटलायर में से हम इसकी करीब करीब वैल्यू कौन सी है, 56.08, इसको माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.15, ये हमारे पास निकल आएगा A। अब हमने W निकालना है रेंज ऑफ रिजल्ट। तो रेंज ऑफ रिजल्ट जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारे पास है 56.23 और सबसे कम वैल्यू है 55.95। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 0.28 आ जाएगा। इसको इसको डिवाइड कर देंगे, क्यूब कैलकुलेटर निकल आएगा। हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, 95%। तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल। मेजरमेंट हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 और 5, ये हमने 5 मेजरमेंट में देखना है। 5 मेजरमेंट में ये चेक करें, 95 कॉन्फिडेंस लेवल 0.71 आ रहा है। अब ये हमारे पास है क्यू टेबल, वो है क्यू कैलकुलेटेड। तो अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास ये 0.54 है, वो 0.71 से क्या है, बड़ा कम है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास एरर है रैंडम एरर की वजह से। अगर ये ज्यादा होता 0, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास क्यू कैलकुलेटर है, अगर इससे ज्यादा होती तो ये एरर जो था सिस्टमेटिक एरर की वजह से था। तो बच्चों क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक जो क्वेश्चन गशियन या नाम डिस्ट्रीब्यूशन वाला रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के शुरू में स्टार्ट कर दूंगा। इसमें टाइम ज्यादा हो रहा था तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो एक्सप्लेन करेंगे आपको। अल्लाह हाफिज।